नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत कक्षा 12 के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शैशव अवस्था में पोषण। शैशव अवस्था वह अवस्था है जो जीवन पर्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, जो सभी के जीवन में एक वह अवस्था होती है जब हम इस संसार की में आते हैं, संसार को जानते हैं और संसार में पहली सांस खुद लेते हैं। तो आए देखें इस शैशव अवस्था में पोषण का क्या महत्व है और क्या क्या हम इसके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। आइए देखते हैं। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था कब कहलाती है? शैशव अवस्था वह अवस्था होती है जब वो एक बच्चा भ्रूण होता है और प्रसव के बाद इस संसार की दीन दुनिया को देखता है और जन्म लेता है। तो हम ये ध्यान दें कि जन्म से 30 दिन तक की जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी नवजात के लिए। तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक शब्द उपयोग किया है, नवजात। सही सुना। जन्म से 30 दिन तक वह नवजात शिशु कहलाता है। ये भी एक प्रश्न आता है कि नवजात शिशु किसे कहते हैं, तो हम कई जने जवाब दे देते हैं कि जन्म से 1 वर्ष तक का बच्चा नवजात कहलाता है। बिल्कुल नहीं, जन्म से 1 वर्ष तक का बच्चा शैशव अवस्था कहलाता है, किंतु जन्म से 30 दिन तक का बच्चा नवजात और 30 दिन से 1 साल तक का बच्चा शैशव अवस्था की काल में होता है। यह वह अवस्था होती है जिस समय विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक गतिविधियां और वृद्धि विकास हो रहे होते हैं। तो बच्चों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, ये वह अवस्था है जीवन पर्यंत की जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास हो रहे होते हैं। आपके जीवन पर्यंत में सिर्फ 3 ऐसे काल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अपितु सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये 3 काल तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि और विकास वाले होते हैं, और वो है जन्म से पूर्व गर्भावस्था। क्यों? क्योंकि उस समय आपका पूरा शरीर का गठन हो रहा होता है। उस समय अगर पोषण पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा तो कमज़ोर, कुपोषित बच्चा पैदा होगा और उसको पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिला होगा। दूसरी अवस्था है शैशव अवस्था। वह अवस्था है जब हम भ्रूण या गर्भ को छोड़कर संसार में खुद अपना पोषण ले रहे होते हैं। गर्भावस्था में तो अभी तक हमारी माँ हमको पोषण दे रही होती है आहार नाल के द्वारा, किंतु जैसे ही हम जन्म ले रहे होते हैं तो हमें हमारे पोषण के लिए खुद को प्रयत्न करना पड़ता है और पोषण लेना पड़ता है। तीसरा काल है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था वह अवस्था है जो कि हम पूर्व अध्याय में भी पढ़ चुके, जो बहुत ही वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। ये देखिए, जन्म से पूर्व की अवस्था, शिशु अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था, क्योंकि ये वह अवस्था है जब विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को प्रदर्शित कर रही होती है। आए आगे देखिए क्या होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक वृद्धि व विकास के अनुसार एक शिशु का जन्म का भार 3.2 किलोग्राम अत्यधिक आवश्यक है। अगर इससे कम भार का बच्चा पैदा होता है तो उसे कुपोषित की कैटेगरी में डाला जाता है या कमज़ोर बच्चा कहा जाता है। पहले कुछ साल पहले ये 2.5 kg था। कुछ पुरानी बुक्स में आपको ये मिल सकता है, लेकिन NIN के द्वारा, हैदराबाद के द्वारा इसको रिवाइज किया गया है और अब इसका मान्य 3.2 kg है, जो एक बच्चा का नॉर्मल वजन माना जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, इस दुनिया को देखता है, तो वो एक नए वातावरण में आता है। अभी तक सब जो चीज़ उसको आहार नाल के द्वारा मिल रही होती है और आहार नाल के द्वारा ही निष्कासित हो रही होती है, किंतु जैसे ही वो इस संसार में कदम रखता है तो उसको खुद को अपना सब कुछ काम करना होता है। सांस भी खुद लेनी होती है, खाना भी खुद खाना होता है और निष्कासन भी स्वयं को ही करना होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काल माना जाता है। अब है जन्म भार। गर्भावस्था के दौरान माँ के पोषण स्तर पर निर्भर करता है। दूसरी बात, जन्म से 6 माह के अंतर्गत बच्चे का वजन दुगना हो जाता है और 1 वर्ष तक बच्चे का वजन तिगना
हो जाता है। लेकिन बच्चों एक चीज़ में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 1 हफ्ते तक उसका वजन कम होता है। पहला 1 हफ्ता वह हफ्ता होता है जब उसका वजन कम हो रहा होता है और 1 हफ्ते के बाद उसका वजन बढ़ रहा होता है। तो वो 1 हफ्ते में उसका वजन कम क्यों होता है, ज़रा जोर दे के समझें। वो हफ्ता होता है जब वो इस संसार के वातावरण से अपना समायोजन बिठा रहा होता है। तो सब चीज़ें उसे खुद करनी होती है, तो उस चीज़ों को लेते हुए उसका वजन पहले कम होता है, जब उसका समायोजन बैठ जाता है तब उसका वजन बढ़ने लगता है। वो पूरा पोषण लेके पूरा हष्ट-पुष्ट बनने लगता है। तो इसका हम ध्यान देंगे। कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि जन्म के बाद शिशु का वजन कम कब होता है। तो जन्म लेने के बाद शिशु का वजन पहले 1 हफ्ते में कम होता है, फिर बढ़ता है जो 6 माह में दुगना हो जाता है और 1 वर्ष तक जन्म वजन से तिगुना हो जाता है। हम ये नहीं कहते 10 किलो हो जाता है, 9 किलो, जो भी उसका जन्म वजन है, चाहे 3.2 किलो है, 4 किलो है या 2.5 किलो है, जो भी है, जन्म के वजन से ही इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब आइए इसकी लंबाई देखें कि एक स्वस्थ शिशु की लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर, करीबन इतना बच्चा पैदा होता है। ये अंदाज़ा लगाया जाता है। कुछ बच्चे नाटे भी होते हैं और कुछ बच्चे बहुत लंबे भी होते हैं। वो उनके माता पिता पे भी निर्भर करता है कि वो वंशानुगत कौन सी कद काठी लेता है। जन्म के समय होते ही 1 वर्ष पूरा होते करीबन 23 से 25 सेंटीमीटर और लंबाई की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब वो 1 वर्ष इतना तीव्र वृद्धि और विकास वाला होता है कि इस समय अगर कुपोषित हो गए तो आपकी मृत्यु दर हो जाएगी, या गर्भावस्था के दौरान माँ को पूर्ण पोषण नहीं मिला तो जन्म के समय या प्रसव के समय माँ और शिशु दोनों की मृत्यु हो सकती है। तो इस कारण से गर्भावस्था में और गर्भावस्था के बाद वो जन्म के बाद 1 साल तक शिशु के पोषण की बहुत ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा मृत्यु दर होने के से मृत्यु दर बढ़ जाती है, जो कि हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा है। पहले बहुत ज़्यादा थी, आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो काफ़ी हद तक कम कर दी गई है। आइए देखें, जन्म के समय शिशु के शरीर में पानी 75% तथा वसा 12 से 15% होती है। वो बहुत पतला दुबला, चमड़ी बहुत पतली दुबली होती है, उसमें वसा इतना नहीं हो रहा होता है। जितना भी वसा का जमाव होता है वो गर्भावस्था में 7 माह के बाद होता है। 7 माह तक बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसके बाद जो 8वां या 9वां महीना है तब वसा का जमाव और वो हष्ट पुष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं 7 माह का बच्चा बहुत कमज़ोर और नाजुक होता है। 1 साल के अंत तक शिशु के शरीर में पानी की मात्रा घट के 60% और वसा की मात्रा बढ़कर 24% हो जाती है। अंत तक शिशु की मांसपेशियां भी विकसित हो जाती हैं और शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है तथा सिर की गोलाई के माप में भी अधिकतम वृद्धि हो जाती है। जो एक बच्चा पैदा होता है, हमारे शरीर को अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो भाग है वो शरीर का 1/8वां भाग है। कितना भाग है? 1/8वां भाग है। अगर आप अपने यहाँ से लेके यहाँ तक के और पूरे शरीर का ये कैलकुलेशन करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट 1/8वां आएगा। किंतु बच्चे का जो शैशवावस्था में होती है वो ये भाग 1/4 होता है। मतलब 3/4 तो आपका शरीर है और 1/4 आपका चेहरा दिखता है। तो चेहरा बहुत बड़ा दिखता है, किंतु बड़े होते होते चेहरा तो वही रह जाता है और पूरे धड़ का विकास हो जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शैश अवस्था में मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। तो इस जगह मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि इस समय अगर पौष्टिक तत्व और पोषण पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा तो वो कुपोषित होकर मानसिक विकास पूर्ण रूप नहीं हो पाएगा, जो आगे जाके धीरे धीरे बच्चे को मंदबुद्धि या स्लो लर्निंग के अंदर कैटेगराइज कर देगा। तो ध्यान रहे, इस समय का पोषण बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। आगे देखिए क्या होता है। इस जन्म के समय छाती सिर के घेरे का अनुपात जो 1 से भी कम था, शैशवावस्था खत्म होते होते ये 1 से अधिक बढ़ जाता है, जो कि शिशु की उपयुक्त वृद्धि और विकास का घोतक है। नवजात की हृदय गति
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा होता है तो उसकी हृदय गति बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि उसका दिल छोटा सा होता है और ब्लड को, जो रक्त संचार होता है, उसका सर्कुलेशन बहुत तेज हो रहा होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हृदय गति कम हो जाती है। आपकी हृदय गति होगी करीबन 72 पल्स पर मिनट के नाम से जानी जाती है। और यही अगर हम कंपेयर करें तो शैशवावस्था में जन्म के समय बच्चे की होती है 120 से 140 पर मिनट, और हीमोग्लोबिन होता है 70 से 20 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, जबकि सामान्यतः किशोर और किशोरी का होता है 12 और किशोर का होता है 14 मिलीलीटर प्रति ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब आप देख लीजिए ये और ये कितना फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब से 6 महीने तक उसको हीमोग्लोबिन या लौह तत्व की मात्रा नहीं मिलती। वो उस समय अपनी माँ के दूध पर निर्भर कर रखता है और माँ के दूध में लौह तत्व नहीं होता। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तब अपने 6 महीने का रिजर्व लेके पैदा होता है, और जैसे जैसे आपकी खून की मात्रा बढ़ती जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती जाती है, रक्त कणिकाएं टूटती जाती है और नई रक्त कणिकाएं बनती जाती है। क्यों? क्योंकि रक्त कणिकाओं की उम्र 60 दिन होती है। छोटे बच्चों में कितनी होती है? रक्त कणिकाओं की उम्र 60 दिन होती है, जो कि आगे जाके टूट के नई रक्त कणिकाएं बनती चली जाती है। आए देखिए, शिशु की लाख रक्त कणिकाएं जल्दी जल्दी टूटती है। वह 2 महीने में हीमोग्लोबिन स्तर गिरकर 12 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तक आ जाता है, जो कि 17 था। वो कितना आ जाता है? 12। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी रक्त कणिकाएं टूट रही है, जिनका 60 दिन का ही जीवन काल है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन बर्बाद नहीं होता और नई रक्त कणिकाओं के संचार में काम में आ जाता है। जैसे जैसे शिशु की वृद्धि में विकास होता है तथा शरीर में तरल द्रव्य रक्त की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम होता जाता है। नवजात का आहार नालिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तब वो परिपक्व होता है। उसका वृक्क भी पूरा परिपक्व नहीं होता। उसका उत्सर्जन क्रिया पूर्ण रूप से नहीं विकसित होती, इसलिए उसको माँ का दूध ही सर्वोत्तम दूध कहलाता है, जो उसके हिसाब से बना होता है। उसकी जो पेट की मांसपेशियाँ और आते होती है वो उसी को पचाने के एंजाइम रखती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी आते पकने लग जाती है और पूर्ण रूप से पाचन क्रिया कर सकता है। नवजात आहार नाल मात्र दुग्ध प्रोटीन पायसीकृत वसा तथा सरल कार्बोज को पचाने के लिए कर जाती है। नवजात का उत्सर्जन तंत्र वृक्क अपरिपक्व होता है। उस वृक्क अधिक लवणीय रक्त को नहीं छान सकता तथा मूत्र का संधारण भी नहीं कर सकता। लेकिन शैशवावस्था खत्म होते होते शिशु का वृक्क, पाचन तंत्र, सब चीज परिपक्व हो जाता है और शैशवावस्था खत्म होते होते वो बाहर का सामान्य भोजन भी पचाने लायक हो जाता है, हमारे संग आराम से बैठ के खाना खाना शुरू कर देता है। आए आगे देखिए, शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोषक तत्वों की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि ये वह अवस्था है जिस समय अगर पोषक तत्वों की कमी हुई तो वो जीवन पर्यंत हमें उसका भार ढोना पड़ेगा। इस समय की कमी और जीवन पर्यंत उसका रिजल्ट हमें ढोना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाए कि इस समय कोई भी पोषक तत्वों की कमी का सामना हमें ना करना पड़े। गर्भावस्था और धात्री अवस्था के दौरान माता का पोषण, स्तनपान या ऊपरी दूध व भोजन की पर्याप्तता कोशिश करके स्तनपान ही कराया जाए। किंतु अगर कोई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े कि हम स्तनपान नहीं करा पा रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम ऊपरी दूध की तरफ अग्रसर होते हैं। तीसरा है माता पिता से प्राप्त जन्मजात विशेषताएं। जैसा कि मैंने कहा कि सामान्यतः लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर होती है, किंतु वंशानुगत भी असर करती है। वंशानुगत क्यों असर करती है? कि बहुत नाटे माता पिता का लंबा बच्चा पैदा नहीं होगा सामान्यतः, और बहुत लंबे माता पिता का बहुत नाटा बच्चा पैदा नहीं होगा, तो ये वंशानुगत भी असर करती है। ऊर्जा कितनी चाहिए? ऊर्जा इस समय जब चाहिए होती है, जैसे हम अगर हमारी बात करें, हमने पूर्व अध्यायों में अध्ययन किया था कि हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो पूरे शरीर के अनुरूप वजन को इतना ध्यान में ना रखते हुए एक
कंपाइल्ड एनर्जी दी जाती है। साधारण 50 किलो 55 किलो कंपाइल्ड एनर्जी दी जाती है। लेकिन शेष अवस्था का बच्चा कितना होता है? 2.5 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो शेष अवस्था। अगर हम 3.2 kg भी मानेंगे तो 1 वर्ष तक का आते आते वो बच्चा 10 किलो का हो जाएगा अंदाजन। इसलिए इस समय शेष अवस्था के समय जो ऊर्जा का कैलकुलेशन किया जाता है वो वजन के प्रति किलोग्राम के अनुसार किया जाता है। आइए देखिए इसका क्या है। 6 माह तक 92 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसका मतलब अगर 3 किलो है तो 3 इंटू 92 अंदाजन करीबन 300 किलो कैलोरी के आसपास उसको भोजन करवाएंगे। 6 से 12 महीने तक वो 80 किलो कैलोरी होता है। 80 किलो कैलोरी कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस समय वो सिर्फ दूध से बढ़ रहा है, इस समय वो बाहर से भी खा सकता है, बहुत बार खाता है। तो ये 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होगा। 6 माह तक वजन की वृद्धि दर तीव्र होती है, उसके बाद वो कम हो जाती है। देखा जाए तो 6 माह में दुगना हुआ है और 3 माह में तिगना हुआ है। मतलब 6 माह में तो 3 का 6 हो गया है, लेकिन अगले 6 माह में 6 का सिर्फ 9 हुआ है। तो वृद्धि थोड़ी सी कम हो जाती है बनस्पत पहले 6 माह के अंतर्गत। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता इस समय सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होती है। क्यों? क्योंकि शरीर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा होता है। प्रोटीन का काम ही होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम होता है, जो हमने 11वीं में अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत ये वह अवस्था है जब बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास चल रही होती है। तो आइए देखें, 0 से 6 माह में 1.16 ग्राम प्रति किलोग्राम होता है, जो सामान्य पुरुष या महिला का 1 ग्राम होता है। वहीं देख लीजिए इसका 1.16 ग्राम है, और 6 से 12 महीने में ये 1.69 ग्राम प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वही कहूँगी, पहले अगर हमने देखा 3.2 kg इंटू 1.16, तो ये अंदाजन कितना होगा? ये अंदाजन 4 से 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन आ जाता है, जो 0 से 6 होता है। सामान्यतः ये प्रोटीन हमारे को माँ के दूध से परिपूर्ण हो जाता है। तो हमें माँ का दूध निरंतर स्तनपान कराना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो माँ का स्तनपान ही कराएं। आइए देखिए, हम शैशवावस्था के दौरान शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकता है। शैशवावस्था को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अभी तक आपने देखा है 0 से 6 माह और 6 से 12 माह, और जो भी यहाँ पे पोषक तत्व दिए गए हैं वो प्रति किलोग्राम दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? प्रति किलोग्राम दिए गए हैं वजन के अनुसार। जो भी है वो प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार उनका कैलकुलेशन किया गया है। आइए देखते हैं। ऊर्जा है 92 और 80, प्रोटीन है 1.16 ग्राम प्रति वजन, 1.69। प्रत्यक्ष वसा यहाँ तो आपको मिलती नहीं है, क्योंकि आप स्तनपान में होते हो तो ऊपर से कुछ खा पी नहीं रहते, प्रत्यक्ष वसा तो आपको मिलेगी। 6 से 12 महीने में आपको 9 ग्राम वसा टोटल चाहिए होती है, वजन के अनुसार नहीं है, ये टोटल है। वहीं पे कैल्शियम है 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम टोटल है। लोहा तत्व 46, जो कि थोड़ा बहुत हमें माँ के दूध से मिल जाता है, उसके अलावा नहीं चाहिए। और ये है 5। जिंक नहीं चाहिए, वो माँ के दूध से हमें मिल रहा होता है। मैग्नीशियम 30, 45, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ तक ये बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ये बी कॉम्प्लेक्स हमें माँ के दूध से मिलता है, और ये हमारी ऊर्जा पे निर्भर करता है कि हमें कितना लेना चाहिए। फिर है विटामिन सी, फोलेट, विटामिन बी वजन के अनुसार होता है। विटामिन सी हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और वसा जो होती है, वसा हमको 0 से 6 माह तक तो आवश्यकता अनुसार दूध से मिल जाती है, और उसके बाद में हमें ऊपर से जब पूरा कार खा रहे होते हैं तो प्राप्त हो जाती है। और थोड़ा सा वसा या ऊर्जा का बढ़ाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा घी या तेल डाल सकते हैं। और वसा में जो लिनोलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है दूध से, वो हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक होता है हमारे पाचन तंत्र के क्रियात्मक क्रिया के लिए। देखिए, माता के दूध में अधिक पाया जाता है। शिशु के शरीर के वसा अम्ल में कमी होने से उनके विकास में
कमी आ जाती है और शरीर पर जगह जगह सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो कई बार छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। वो आपके वसा की कमी या लिनोलिक अम्ल की कमी के कारण होते हैं। 0 से 6 माह तक तो आपको शरीर में मिल ही जाता है माँ के दूध से, बाद में आपको ऊपरी वसा देनी होती है। फिर आता है खनिज लवण। खनिज लवण जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे हड्डियां, दांत, इनका बेस होता है, जिनका ग्रोथ उन पे डिपेंड करता है, उनका स्ट्रक्चर ही इनसे होता है। ये जो होती है ये 2:1 के रेशियो में काम में ली जाती है। हमारे शरीर के जितने भी कैल्सिफिकेशन होते हैं, जो भी हमारी हड्डियां बनती है, दांत बनते हैं, और इस समय ये इसलिए अत्यधिक आवश्यक है कि बच्चे को तो चाहिए। अगर बच्चे को आप नहीं देंगे, पूर्ण पौष्टिक तत्व नहीं देंगे तो माँ के शरीर से खींच के ले जाएंगे। लौह तत्व चाहिए। लौह तत्व हमारे हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, जो हमारी लाल रक्त कणिकाओं को बनाते हैं। अगर ये कम हो जाती है तो इस उम्र में भी हम अनीमिया के बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। मैग्नीशियम फिर वही खनिज लवण है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्षमता प्रदान करती है। कैल्शियम तथा फास्फोरस शिशु के अस्थियों दांतों का निर्माण करते हैं। लौह लवण को छोड़कर बाकी सभी खनिज लवण की आवश्यकता पूर्ति शिशु की माता से हो जाती है। लौह लवण नहीं मिलता, इसलिए 0 से 6 माह तक वो अपना रिजर्व लेके पैदा होता है और 6 माह के बाद ऊपर से खाने में हमें मिलना शुरू हो जाता है। विटामिन। माता तथा पशु दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। शिशु अपने लिए आवश्यक विटामिन की मात्रा माँ के दूध से ही प्राप्त कर लेता है 6 माह तक। 6 माह बाद माँ का दूध भी मिल रहा होता है, ऊपर से पूरक आहार भी मिल रहा होता है। आए आगे देखिए, विटामिन ए माँ के दूध से पूरा होता है। विटामिन डी जो कि बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए। हम हमारे बच्चे को, शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस तो पूरा दे रहे हैं, लेकिन अगर विटामिन डी पूरा नहीं दे रहे तो उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, वो हमारे शरीर में उपयोग नहीं हो पाएगा। तो जितना कैल्शियम और फास्फोरस ज़रूरी है, उतना ही हमारे शरीर के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। यद्यपि ये माता व गाय के दूध में पाया जाता है, लेकिन दूध शिशु के आवश्यकता विटामिन डी की पूर्ति नहीं कर पाता। इसलिए विटामिन डी की बाह्य से आपको पूर्ण रूप से दिया जाता है और ये ड्रॉप्स के रूप में दिया जाता है। छोटे से बच्चे को जो आप वैक्सीनेशन कराते हैं उसके अंतर्गत ये विटामिन डी की ड्रॉप्स दी जाती है। विटामिन सी की आवश्यकता शिशु की माँ से दूध से पूरी हो जाती है, किंतु 6 महीने बाद वो पूरी नहीं हो पाती और ये भी विटामिन सी की ड्रॉप्स के द्वारा दिया जाता है या खट्टे भोज्य पदार्थों के द्वारा आपको दिया जाता है। विटामिन बी समूह पर्याप्त मात्रा में माता और गाय के दूध में विद्यमान होता है, इसलिए शिशु में विटामिन बी समूह की आवश्यकता दूध से पूरी हो जाती है। लेकिन जो शिशु कमजोर माँ से उत्पन्न होता है, वो बच्चा के अंदर में विटामिन बी की कमी होती है और इसके लिए उसको या तो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं या वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने लग जाता है। अब हम आगे देखिए क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, माँ के दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो ऊर्जा हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, विभिन्न प्रकार के विटामिन हो, और कैसे कैसे हमें 0 से 6 माह और 6 से 12 माह तक हमें उन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी हमें माता के दूध से उपलब्ध कराई जाती है। तो आशा करती हूँ इस पूरे भाग का आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा और आशा करती हूँ कि इन सबको आपने नोटबुक में लिखा होगा। क्योंकि बच्चों इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद करने हैं और जो कि आगे जाके 1 मार्क्स के सवाल में आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए कुछ सवालों को देखते हैं जो कि हम जवाब दे पाते हैं या नहीं। कोशिश कीजिएगा और आने वाले भाग में मैं इसका जवाब दे के आपको याद कराऊंगी। कौन सी अवस्था नवजात शिशु कहलाती है? कोशिश करके ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैंने अध्ययन के अंतर्गत आपको पढ़ाया था। शिशु की रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, इसका भी जवाब मैंने जब आपको समझाया था तब मैंने आपको बोल के बताया था। आशा करती हूँ कि इन सवालों का जवाब आप कर पाएंगे और अगले अध्याय में मैं इनका जवाब लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक याद करते रहिए। नमस्कार।